शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले एक बड़ी खबर, मनरेगा कर्मचारियों पर अब सख्ती होगी जो काम पर नहीं लौटेगा। तो काम पर न लौटने वाले मनरेगा कर्मचारियों पर सख्ती, सरकार ने आदेश जारी कर दिए। मनरेगा कर्मचारियों को हटाने के, जो काम पर नहीं लौटेगा उसको हटा दिया जाएगा। काम पर न लौटने वाले कर्मचारियों को हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में बीते 74 दिनों से मनरेगा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। अब हिमाचल की ही तर्ज पर ये कर्मचारी ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं। रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जो कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे, इनकी मांगे क्या कह रहे हैं? और स्वाभाविक सरकार ने मानी नहीं है, तो अब क्या आदेश जारी किए गए सरकार की तरफ से? जी देखिए राजीव, पिछले आज कह सकते हैं कि 75वां दिन है। मनरेगा के जो कर्मचारी हैं वो लगातार हड़ताल पर हैं। इस बीच कोविड कर्फ्यू के दौरान जो है तमाम हड़तालें स्थगित की गई, लेकिन जो मनरेगा कर्मी हैं वो लगातार डटे रहे। और अब जो है अगर हम बात करें तो जो परियोजना समन्वयक हैं उनकी ओर से अब दिशा निर्देश, ये आदेश जो है जारी हो गए हैं कि अगर जो है काम पर नहीं लौटते हैं, और आज जो है रविवार है तो सोमवार को सभी को आखिरी दिन दिया गया है कि कल काम पर लौट जाए, अन्यथा की स्थिति में जो है इन लोगों की, यानी कि स्पष्ट संदेश है कि अगर वापस नहीं लौटे काम पर तो आप बाहर निकाल दिया जाएंगे। बहुत शुक्रिया रवि आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन सवाल यहां पर है कि विधायक, सांसद सैलरी बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या कर्मचारी नहीं? पौड़ी के बैंगवाड़ी गांव में बादल फट गया है। आमसिरा इलाके में बादल फटा है, ये बहुत बड़ी खबर। ग्रामीणों की सूचना देने के बाद मौके पर प्रशासन पहुंचा। बादल फटा है। बादल फटने की वजह से दो गौशालाएं, जिसको छानियां कहते हैं, दो छानियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। मलबे के अंदर कई वाहन दब गए। पौड़ी के आमसिरा इलाके में यह बादल फटा है। इससे पहले उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में बादल फटने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, चाहे वो रुद्रप्रयाग हो, चाहे वो उत्तरकाशी हो, चाहे वो पिथौरागढ़ हो। लेकिन अब देखिए पौड़ी में बादल फटा है, और पौड़ी के बैंगवाड़ी गांव में यह बादल फटा है। बादल फटने के बाद का मंजर आपके सामने है। आमसिरा क्षेत्र में बादल फटा है। ये घटना यहाँ पे हमारे बैंगवाड़ी गांव के बगल के गदेरे में हुई है, जो 3:30 बजे के लगभग हुई है, जिससे कि यहाँ पे पूर्व प्रधान जो अनुज ममगाई जी का घर था और एक भरतलाल जी का घर है, वो अभी सुरक्षित है। और उनकी गौशाला थी, उससे हमने 3 गायें भी सकुशल निकाल ली हैं ग्रामीणों ने। और यहाँ पे हमारी प्रधान, जो बैंगवाड़ी के ग्राम प्रधान है, पूरी मजबूती से सुबह 5:30 बजे से यहाँ पे कार्य कर रही हैं। उनके साथ हम लोग भी पूरे प्रयास कर रहे हैं। हाँ, ये श्रीनगर रोड पे बैंगवाड़ी गांव है, वहाँ पे लगभग 3:45 बजे बादल फटने की घटना हुई। तो मैं मौके पे गया था, और हमारी राजस्व और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम मौके पे गई है। वहाँ पे कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, केवल 2-3 गाय फंसी हुई थी, उनको भी रेस्क्यू कर लिया गया है पुलिस और राजस्व की टीम और ग्रामीणों की मदद से। और कुछ लोगों के 1-2 गाड़ियों नुकसान होने की संभावना, और इनको बताया जा रहा है, सूचना बताया जा रहा है। और जो रोड थी अभी खोल दी गई है और स्थिति अभी सामान्य है। और आलोक रावत हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आलोक, ग्रामीण कह रहे हैं कि उन्होंने खुद भी प्रयास किए थे, रेस्क्यू कर लिया गया, मवेशियों को बचा लिया, गौशालाओं को नुकसान हुआ, लेकिन कुल कितना नुकसान हुआ है वो सब आप दर्शकों को बताएं। देखिए, बताना चाहूंगा आपको कि बीती देर रात से ही जो पौड़ी में मौसम खराब होने लगा था और आसमान में बादल छाने लगे थे। इसके बाद जो बैंगवाड़ी ग्राम है, यहाँ पे ये घटना देखने को मिली, जहाँ पे बादल फटा आमसिरा के पास, और काफी नुकसान जो है वो ग्रामीणों को उठाना पड़ा है। इसमें 3 गौशालाएं जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है, जिसमें 3 मवेशी थे। और हालांकि तीनों मवेशियों को सुरक्षित ग्रामीणों ने और प्रशासन ने रेस्क्यू कर बचा लिया। और इसके साथ साथ 2 स्कूटी और 1 कार भी इसमें क्षतिग्रस्त हुई है। और जो श्रीनगर, पौड़ी श्रीनगर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो काफी देर तक बाधित रहा, क्योंकि ठीक है, यानी कि मार्ग बाधित रहा, लेकिन आप बता रहे हैं कि खोल दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। मौसम विभाग का अलर्ट भी था, मौसम बदला भी, और ये बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन आने वाले दिनों में, यानी कि 31 तारीख और 1 तारीख में बहुत बारिश पहाड़ों पर मौसम विभाग की तरफ से बताए गए हैं कि आशंका है कि बहुत बारिश होगी। ऐसे में लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड में 1 जून से कर्फ्यू में छूट मिल सकती है और आंशिक ढील मिल सकती है कोविड कर्फ्यू में। यह बड़ी खबर, राशन की दुकानें खोलने का समय और दिन बढ़ सकता है, तो सरकार बढ़ा सकती है समय और दिन राशन की दुकानों को खोलने का। सरकार ने कोविड कर्फ्यू के लिए एक कमेटी बनाई है। आंशिक ढील मिल सकती है और इसका ऐलान भी जल्दी कर दिया जाएगा कि कोविड कर्फ्यू अगर बढ़ाया जाता है और ढील अगर दी जाती है उसमें तो क्या क्या ढील होगी।
नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि कोविड कर्फ्यू के दौरान हफ्ते में 3 दिन दुकानें खुलनी चाहिए, जबकि 3 दिन बाजार बंद रहें। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री से भी बात की है। दरअसल उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने इंदिरा हृदयेश से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को नेता प्रतिपक्ष के सामने रखा। व्यापारियों का कहना है कि कोविड कर्फ्यू के चलते उनकी हालत बहुत खराब होती जा रही है, उनका गुजारा चलाना भी बड़ा मुश्किल हो गया। दुकानदार ग्राहकों को भगा नहीं सकते हैं, इसलिए ये सब व्यवहारिक कठिनाई देखते हुए मैंने मुख्यमंत्री जी से, मुख्य सचिव से और सुबोध उनियाल जो मंत्री भी हैं और इस कमेटी के सदस्य हैं, 3 से बात की और उनसे ये आग्रह किया कि 1 दिन बढ़ा दीजिए और 1 घंटा बढ़ा दीजिए। 8 से 11 की बजाय 8 से 12 बजे तक दुकानें खुलें। उससे थोड़ी राहत भी रही। 1 दिन बढ़ जाने से अफरा तफरी भी नहीं रहेगी और भीड़ भी ज़्यादा इकट्ठी नहीं होगी। दूसरी मांग व्यापारियों की थी कि पुलिस का उत्पीड़न ना हो। हम ग्राहक को भगा नहीं सकते और पुलिसिंग का काम भी नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के दौरान एक बार फिर से देशवासियों को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में लैब टेक्नीशियंस का योगदान बेहद अहम है। आइए, दिल्ली में एक लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम करने वाले हमारे साथी प्रकाश कांडपाल जी से बात करते हैं। प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी। प्रकाश जी, सबसे पहले तो आप मन की बात के हमारे सभी श्रोताओं को अपने बारे में बताइए। आप कितने समय से ये काम कर रहे हैं और कोरोना के समय आपका क्या अनुभव रहा है, क्योंकि देश के लोगों को इस प्रकार से न टीवी पर दिखते हैं न अखबार में दिखते हैं, फिर भी एक ऋषि की तरह लैब में रह करके काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप जब बताएंगे तो देशवासियों को भी जानकारी मिलेगी कि देश में काम कैसे हो रहा है। सर, मैं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस नाम के हॉस्पिटल में पिछले 10 वर्षों से लैब टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत हूँ। निस्संदेह कोविड महामारी में स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य से संबंधित सभी साधन संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ा, पर मैं इस संघर्ष के दौर को निजी तौर पर इसमें ऐसा अवसर मानता हूँ जब राष्ट्र, मानवता, समाज हमसे अधिक उत्तरदायित्व, सहयोग, हमसे अधिक सामर्थ्य और हमसे अधिक क्षमता के प्रदर्शन की अपेक्षा करता है और आशा करता है। और सर, जब हम राष्ट्र के, मानवता के, समाज की अपेक्षा के और आशा के अनुरूप अपने स्तर पर, जो कि एक बूंद के बराबर है, हम उस पर काम करते हैं, खरा उतरते हैं, तो एक गौरव की अनुभूति होती है। कभी जब हमारे घर वाले भी आशंकित होते हैं या थोड़ा उन्हें भय लगता है, तो ऐसे अवसर पे उनको स्मरण कराता हूँ कि हमारे देश के जवान जो कि सदैव ही परिवार से दूर सीमाओं पर विषम और असामान्य परिस्थितियों में देश की रक्षा कर रहे हैं, उनकी तुलना में तो हमारा जोखिम जो है कम है, बहुत कम है। मन की बात कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के दौरान किसान का योगदान बहुत बड़ा रहा है। वहीं सरकार ने भी किसानों की समस्याओं को देखते हुए कई बड़े कदम उठाए हैं। दक्षिण भारत में विजयनगरम के आम के बारे में आपने जरूर सुना होगा। अब भला ये आम कौन नहीं खाना चाहेगा। इसलिए अब किसान रेल सैकड़ों टन विजयनगरम आम दिल्ली पहुंचा रही है। दिल्ली और उत्तर भारत के लोगों को विजयनगरम आम खाने को मिलेगा और विजयनगरम के किसानों को अच्छी कमाई होगी। किसान रेल अब तक करीब करीब 2 लाख टन उपज का परिवहन कर चुकी है। अब किसान बहुत कम कीमत पर फल, सब्जियां, अनाज देश के दूसरे सुदूर हिस्सों में भेज पा रहा है। अब बड़ी खबर देहरादून से। मौन उपवास पर बैठ गए हैं कांग्रेस नेता। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस का मौन उपवास। इसमें कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद हैं। बढ़ती महंगाई, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का मसला है और उसी को लेकर ये उपवास पर बैठे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। उपवास पर बैठ गए कांग्रेसी कार्यकर्ता और बढ़ती महंगाई का विरोध कर रहे हैं। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के मुद्दे को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, बदहाल है। और देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस का ये प्रदर्शन, ये विरोध प्रदर्शन, मौन उपवास रखा है। मास्क पहनकर, हाथों में तख्तियां लेकर कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट जारी है।
कोरोना से जंग के बीच ऑक्सीजन स्तर मापने वाले उपकरणों की खरीद विवादों में घिर गई है। खुद सत्ता पक्ष के विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने पल्स ऑक्सीमीटर्स की खरीद पर सवाल उठाए थे और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ऑक्सीमीटर को लेकर कोई घोटाला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि चाइनीज ऑक्सीमीटर खरीदे गए थे, जिसमें कुछ ऑक्सीमीटर खराब निकल गए। ऐसे में उन्होंने 4000 ऑक्सीमीटर खरीदे थे, जिसमें 300 से ज्यादा खराब निकले। चाइनीज माल है, मैंने भी खुद जो है 4000 ऑक्सीमीटर खरीदे थे, 4000 में से 370 खराब निकल गए। उसको घोटाला नहीं कह सकते, वो कोई बढ़िया कंपनी की गाड़ी भी वो भी खराब हो जाती है। तो लेकिन हमारे जो विपक्ष के मित्र हैं उनको हर चीज़ में घोटाला दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर घोटाले ही किए हैं, तो उनको हर चीज़ में घोटाला दिखाई देता है। बेहतर होता विपक्ष जनता के साथ खड़ा होता है। मैं पूछना चाहता हूँ अपने विपक्ष के मित्रों से, तो आप बिलों से बाहर निकल रहे हैं। जब कोरोना पीक पर था और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में रहकर जनता के दर्द को बांट रहा था, अब कहाँ था आप? तो आज जरा कोरोना कम हो गया तो बिल से बाहर निकले, आप तो घरों से बाहर नहीं आ रहे थे। तो राजस्व से ये खरीदे गए ऑक्सीमीटर और खराब निकले, तो इसकी जवाबदेही किसकी है कि खराब क्यों निकले? क्या बिना देखे लिए गए थे? आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचे और एक और बयान उनका सुर्खियों में है। सीएम ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कोई सरकार आपदा में चीनी देने का काम कर रही है। जब से देश आजाद हुआ, किसी भी दुख में, कष्ट में, कभी भी आपदा में नहीं मिली। हम चीनी भी 3 महीना दे रहे हैं। कल ही मैंने कैबिनेट में पास किया, और चीनी कभी नहीं मिली जब से देश आजाद हुआ। किसी भी दुख में, कष्ट में, कभी भी आपदा में नहीं मिली। हम चीनी भी 3 महीना दे रहे हैं। कल ही मैंने कैबिनेट में पास किया। उत्तरकाशी में अपने दौरे के पहले दिन सीएम ने जिला अस्पताल और गढ़वाल मंडल विकास निगम के कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कोविड केयर सेंटर में दवाइयों, खान पान और दूसरी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही सीएम ने कोविड सेल के होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों से फोन पर बातचीत की, हालचाल जाना। इस दौरान सीएम ने उत्तरकाशी में करीब 52 करोड़ 37 लाख रुपए की 26 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भाई पिंटू भाई, नमस्ते। तीरथ बोलो, कैसा स्वास्थ्य है? अभी कहाँ पर है? गढ़वाल निगम में। कब आए यहाँ पर? तो आपने सुबह पहले कंट्रोल रूम में सूचना की? अच्छा, फोन आया था। अच्छा। अच्छा, गाड़ी आपके यहाँ तक आई? आपकी भी लेकर कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया। तो गाड़ी तक आपको ले आए, भेजिए। तो अभी दवाई ठीक चल रही है ना? अब तो प्रॉब्लम नहीं है ना? सीएम तीरथ सिंह रावत ने यमुना घाटी का भी दौरा किया और इस दौरान सीएम ने कोविड केयर सेंटर में भर्ती कोरोना मरीजों का हालचाल जाना और इसके बाद सीएम बड़गोट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच गए, जहां सीएम ने स्वास्थ्य कर्मचारियों का भी हालचाल जाना और आईसीयू में पहुंचकर निरीक्षण किया। एक बड़ी खबर इस वक्त, निजी अस्पतालों को ब्लैक फंगस के इंजेक्शन का भुगतान करना होगा। ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें। जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, निजी हॉस्पिटल हैं, उनको भी ब्लैक फंगस के इंजेक्शन का भुगतान करना होगा और मुफ्त में नहीं दिया जाएगा। निजी अस्पतालों को ब्लैक फंगस का इंजेक्शन आयुष्मान कार्ड पर सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में ब्लैक फंगस का कैशलेस इलाज होगा। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के कुल मरीजों की संख्या 192 है। तो निजी अस्पतालों को ब्लैक फंगस के इंजेक्शन का भुगतान करना होगा। मुफ्त में निजी अस्पतालों को ब्लैक फंगस का इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद होने के दौरान एक बीमार लड़का अस्पताल नहीं पहुंच पा रहा था। लोगों ने एसडीएम को कॉल किया, मदद मांगी, जिसके बाद एसडीएम ने मौके पर एसडीआरएफ की टीम को भेजा। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने बड़े बड़े बोल्डरों के बीच रस्सी बांधकर बीमार लड़के को स्ट्रेचर के जरिए एम्बुलेंस तक पहुंचाया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। एसडीआरएफ जवानों की मदद से बीमार लड़के को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया गया। मसूरी सहस्त्रधारा सरोना मार्ग पर लैंडस्लाइड की वजह से मलबा हाईवे पर आ गिरा। इस दौरान सरोना भ्रमण कर लौट रहे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी काफी देर तक फंस गए।
बाद में रोड से मलबे को साफ करवाया गया, जिसके बाद गणेश जोशी अपने गंतव्य तक रवाना हुए। ब्रेक के बाद रुड़की का रुख करते हैं, जहां झबरेड़ा में डेडिकेटेड कोविड सेंटर को जो है खोला गया है और इसका उद्घाटन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने किया। कोविड सेंटर में फिलहाल 20 बेड लगाए गए हैं। ये अस्पताल ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए इलाज में काफी मददगार साबित होगा। केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया है और इसके लिए जो देशराज कर्णवाल जी हमारे विधायक हैं, उन्होंने बड़ा सहयोग करके, और आज तो मुझे अच्छा लगा कि कई लोगों ने, एक हमारे गांव के सज्जन थे महेंद्र सिंह जी ने तत्काल 50,000 की दवाई, हमारे पूर्व विधायक जसवीर जी ने 1 महीने की अपनी सैलरी मिलती है वो इसमें दी है अभी। लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से स्कूलों की कक्षाएं ऑनलाइन ही चल रही हैं। छात्रों को घंटों ऑनलाइन क्लास देनी पड़ रही है, जिस कारण बच्चों की आंखों में दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां सामने आ रही हैं। छात्रों का कहना है कि उन्हें 5 से 7 घंटे लैपटॉप पर लगातार काम करना पड़ता है, जिसके बाद उन्हें सिर दर्द, आंखों में दर्द की शिकायत होने लगी है। और इस बारे में आई स्पेशलिस्ट का भी इन दिनों यही कहना है कि ज्यादा कंप्यूटर पर काम करते रहने से ये दिक्कतें हो रही हैं। ब्राइटनेस स्क्रीन की कम रखें। पहला है ब्रेक्स, दूसरा है ब्राइटनेस और तीसरा है ब्लिंकिंग। तो जो दूसरा पॉइंट है ब्राइटनेस, इसका मतलब स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है उसको कम रखें। और बच्चों को तीसरा पॉइंट है ब्लिंकिंग, यानी बच्चों को पूरा समय कहें कि जब भी स्क्रीन पे बैठते हैं तो यूं ब्लिंक करते रहें, आंखों को झपकते रहें। यदि बच्चे स्क्रीन पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहे हैं या कोई चीज़ उनको पढ़ना चाह रहे हैं तो वो बहुत बार ब्लिंक करना बंद कर देते हैं जब वो स्क्रॉल कर रहे होते हैं स्क्रीन में, तो वो सबसे बड़ी गलती है। रामनगर में वन्य जीवों के साथ छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग बाघ का वीडियो बना रहे हैं। दरअसल ये बाघ टेढ़ा क्षेत्र के ग्रासलैंड के पास से सड़क को क्रॉस करना चाह रहा था, तभी वहां पर मौजूद कुछ सैलानी रुक जाते हैं, बाघ का वीडियो बनाने लगते हैं। और कॉर्बेट के आसपास के इलाके में वन विभाग की ये सख्त हिदायत है कि जंगली जानवरों के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करें। बावजूद इसके सैलानी डरते नहीं, रुकते हैं और इस तरह का कृत्य करते हैं जो कि खतरे को निमंत्रण देते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी निकिता ढोंडियाल आखिरकार फौज का हिस्सा बन गए। निकिता ने जो सपना देखा उन्होंने पूरा कर दिखाया। निकिता के लिए ये उनके शहीद पति को सच्ची श्रद्धांजलि है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब देवभूमि का लाल विभूति शंकर ढोंडियाल पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। पति की शहादत निकिता के लिए ताउम्र का गम जरूर है, मगर निकिता ने अपने पति का सपना पूरा करने के लिए फौज में ही जाने की अब फौज का हिस्सा बन चुकी हैं। चेन्नई में कड़ी ट्रेनिंग के बाद वो इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बन चुकी हैं। शनिवार को ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में आयोजित पासिंग आउट परेड के बाद लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ने उनके कंधे पर सितारे लगाकर बधाई दी। The last 11 months has made me learn so many things in my life. And I would like to thank everyone who have kept faith on me. My mother-in-law, my mother, and all those who have been part of the journey. And I just would like to end with saying that everyone, please have faith in yourself. There's absolutely nothing that can stop you from achieving what you have aimed for. Just have faith. Jai Hind, be safe. लेफ्टिनेंट निकिता ने पिछले साल प्रयागराज में वुमेन एंट्री स्कीम की परीक्षा पास की थी। अब वो सेना का हिस्सा बन चुकी है। जाहिर है ऐसी दिलेर महिला से हम सभी को जिंदगी में कुछ कर गुजरने का सबक जरूर लेना चाहिए। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट।
कोरोना महामारी को देखते हुए देवस्थानम बोर्ड ने बद्रीनाथ मंदिर के खुलने का समय निर्धारित किया था। बोर्ड की नई एसओपी के बाद भगवान बद्री विशाल के मंदिर के साथ साथ दूसरे मंदिरों को खोलने का समय सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तय किया गया है। मगर इस पर तीर्थ पुरोहित संघ ने सवाल खड़े कर दिए हैं। तीर्थ पुरोहित संघ का कहना है कि जब तीर्थ यात्रियों को मंदिर में आने की इजाजत नहीं है तो फिर मंदिर के ब्रह्म मुहूर्त में खुलने के समय को क्यों बदला गया है। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना।